दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में स्लैशर और सर्वाइवल की मिक्सचर है। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए क्योंकि ये कहानी आपकी दिल की धड़कन को तेज करने वाली है। कहानी की शुरुआत में हम जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो न जाने कहां से समुद्र में बहकर एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। शायद वो किसी शिप में या फिर किसी प्लेन में ट्रैवल कर रही होगी जो यहाँ पर क्रैश हो गया। लेकिन इस पूरे आइलैंड में वो बिल्कुल अकेली नहीं थी क्योंकि उसे अपने सामने एक लाश दिखती है जो कि उसके ही साथी जॉन की थी और वो भी समुद्र में बहकर यहाँ आया था। अब उसे देखकर जेन को लगता है कि शायद वो अभी जिंदा है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो कब का मर चुका है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को घसीट कर किनारे तक ले आती है। वहां वो उसे एक साइड में रखकर कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह इतनी सुनसान थी कि उसे अब डर लगने लगता है। वो फैसला करती है कि वो अब आइलैंड की और अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्या पता उसे वहां कुछ मिल जाए। तभी उसे एक पेड़ पर एक झोला लटका हुआ मिलता है जिसके अंदर देखने पर उसे बहुत सी चीजें मिलती है, जिसमें एक मेडिसिन भी थी जिसकी डेट 1999 थी, यानी कि यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया था या फंसा था और उसका सामान यहीं छूट गया। अब उसको और खंगालने पर उसे कुछ और चीजें मिलती हैं जिसमें माचिस थी जिसे वो अपने साथ रख लेती है ताकि आगे काम आ सके, क्योंकि यहाँ ऐसे आइलैंड पर सबसे मुश्किल काम में आता है आग जलाना। वो थोड़ा और आगे जाती है जहाँ पर उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जिसके अंदर बहुत बड़ा होल था। अब उसे देखकर वो थोड़ी चैन की सांस लेती है क्योंकि आज की रात वो उसके अंदर सोकर गुजार सकती है और खुद को सेफ भी रख सकती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और अभी तक उसे कोई भी खाने का सामान नहीं मिला था, इसलिए उसे ऐसे ही भूखा पेट सोना पड़ता है। सोने के लिए उसने वो वही सूखा पेड़ का सहारा लिया था। अब एक रात गुजारने के बाद जब वो अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती जॉन की लाश में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसलिए वो उसे कैसे भी करके स्मेल को रोकना होगा, वरना उसकी बदबू से यहाँ पर कई जंगली जानवर भी आ सकते हैं। वो ये भी देखती है कि किनारे पर मछलियां बहकर आ गई है, जिसमें से एक उसे शार्क भी दिखाई देती है, लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी दूसरी मछली ने खा लिया था। वो उन पड़ी हुई मछलियों को अपने पास रख लेती है क्योंकि अभी उसे समुद्र के अंदर जाकर मछली पकड़ने तो नहीं आता। इसी दौरान उसकी नजर कुछ दूर बने एक क्रॉस पर पड़ती है। जब वो करीब जाती है तो देखती है कि वहां पर कुछ लोगों की कब्र बनी हुई है जो शायद उन्हीं लोगों की हो सकती है जिनका उन्हें सामान यहाँ पर मिला था, या फिर यहाँ पर रहने वाले ये कुछ आदिवासी लोगों की भी हो सकती है। वेल, कुछ कह नहीं सकते ये किसकी कब्र है। उन कब्र को देखने के बाद जेन को जॉन का ख्याल आता है और वो उसे भी वहीं दफन कर देती है क्योंकि ये जगह उसके लिए सही थी। जिसके बाद वो अपनी पकड़ी हुई मछलियों को साफ करती है, लेकिन वो सड़ चुकी थी और बहुत ही ज्यादा बदबू मार रही थी। कुछ ना होने की वजह से उसे वो खाना ही पड़ता है क्योंकि अभी उसके पास कोई चारा नहीं है। अब ये रात भी जैसी तैसी गुजर जाती है। उसने आग भी जला ली थी जिसके साइड में वो लेट जाती है, पर जब उसकी अगली दिन आँख खुलती है तो वो जॉन की ग्रेव को देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी अनजान चीज ने उसकी लाश को वहां से बाहर निकाल लिया था और उसे ऐसे ही कच्चा खा लिया था क्योंकि वहां पर हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। कि असल में ऐसा कौन कर सकता है? क्या ये किसी इंसान का काम है या फिर किसी जानवर का? लेकिन उसकी सुई एक चीज पर आकर रुक जाती है कि ये जानवर का ही काम हो सकता है क्योंकि इसकी लाश बहुत बदबू मार रही थी। अब यहाँ जेन के दिमाग में उस जानवर का ख्याल आ रहा था कि कहीं वो उस पर भी हमला ना कर दे, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को काट कर रख लेती है और उस सामानों में मिले चाकू को उसके आगे लगाकर अपने पास रख लेती है और नुकीला कर लेती है, जिसके सहारे से वो बैठ जाती है और वो पूरी रात उसी जानवर का इंतजार करती रहती है। कहीं वो अगर दोबारा आए तो वो उसे मार सके या फिर उसको देख ले कि वो कितना बड़ा है, जिसके बाद उसे आगे क्या करना है ये वो फैसला ले सकती है। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह उसकी नजर समुद्र में बहते हुए एक सूटकेस पर पड़ती है जिसे लेने के लिए वो तैर कर उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस आती है। लेकिन इसी पल उसे पानी में कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद कुछ फंस गया है। जब वो नीचे जाकर उसे हटाने की कोशिश करती है तभी उसे अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसकी गहराई बहुत ही डीप थी। अब ऐसी कोई चीज जेन ने पहली बार देखा था, जिसकी वजह से वो डर जाती है और फौरन बाहर आ जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है। जब वो उस बैग को खोलती है तो उसमें कुछ बच्चों के कपड़े और शूज मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। उसमें कुछ फोटोज भी थी जिस फैमिली का ये बैग था और उनके बैकग्राउंड में यही आइलैंड था, यानी कि शायद जिनकी यहाँ पर कब्र है वो इन्हीं लोगों की होगी और वो लोग यहाँ पर आकर फंस गए होंगे और फिर एक एक करके यही मरते चले गए होंगे। लेकिन क्या सच में उन्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आया था या फिर कोई और वजह थी? फिर से रात हो जाती है और वो आग जलाती है और फिर उन लोगों के सामानों को एक एक करके देखना शुरू कर देती है और तभी उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है जो उसके ऊपर से गुजरता है। उसकी आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने साथ लाइव फ्लेयर को छोड़ देती है, लेकिन वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो प्लेन अब जा चुका था। लेकिन जब वो फ्लेयर नीचे गिरने लगता है तो उसे परछाई में किसी बड़ी सी चीज को देखने को मिलती है जो कि बहुत ही भयानक और किसी क्रिएचर जैसी लग रही थी। जेन फौरन आइलैंड के अंदर जाने लगती है ताकि वो आग को बुझा सके क्योंकि उससे वो क्रिएचर उस तक अट्रैक्ट होगा और वो उस तक पहुंच सकता है। आग बुझाने के बाद वो कोने में जाकर छुप जाती है।
अब यहाँ वो देख पाती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ चुका है, क्योंकि उसने भी जेन को देख लिया था। पर यहाँ जेन की किस्मत अच्छी थी कि वो सही समय पर छुप गई थी। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उन्हीं फोटोज को दोबारा देखने लगती है, जिसमें एक बच्चे के पीछे किसी तरह की कोई चमकती आकृति दिखाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि जो कल जेन ने देखा था वो सच था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ रहना उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके दिमाग में आता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। अब यहाँ पर उसने उसी सूटकेस के अंदर अपनी लाइफ जैकेट को रख लिया था और फिर उसके ऊपर बैठकर वो ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने वाली थी। लेकिन ये मुमकिन तो नहीं था, क्योंकि बीच में जाते ही उसका सूटकेस पलट जाता है और वो गुस्से में पानी से बाहर आ जाती है। अब इसी तरह से एक और अंधेरी रात आती है और वो उसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है, क्योंकि क्या पता वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आए। और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर दोबारा आता है और उस पेड़ के ऊपर कई सारे वार करता है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसने तो पेड़ की धज्जियां उड़ा दी है और उसे समझ आ जाता है कि ये क्रिएचर कितना ताकतवर और खतरनाक है और अब ये पेड़ बिल्कुल सोने लायक नहीं बचा है। इसलिए वो आज रात के लिए कुछ और आइडिया निकालती है। उसने कुछ मछलियों को चारा बनाकर एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया है और फिर वो उस मछली को पेड़ पर लटका देती है, ताकि अगर आज वो यहाँ पर आए तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए। और ऐसा ही होता है। वो आता है और उस मछली को खाकर चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन जब जेन सोकर उठती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी मछली नहीं है, लेकिन तभी उसे समुद्र में उसके ही साथी की कटी हुई लाश मिलती है, जो कि सड़ चुकी थी। वो उसे घसीट कर किनारे पर लाती है और उसको उस पेड़ पर टांग देती है, ताकि आज रात भी वो बच सके। लेकिन आखिर कब तक वो खुद को ऐसे बचाती रहेगी। खैर, अब फिर से रात होती है और जेन ने आज फिर अपने लिए एक गड्ढा खोद रखा था, जिसके अंदर वो लेट जाती है। तभी वो क्रिएचर आता है और उस बॉडी को खाने लगता है। जेन ने पहली बार उस क्रिएचर को इतने करीब से देखा था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, लेकिन अभी तक हमने उस क्रिएचर को नहीं देखा है। पर जेन को देखकर लगता है कि वो उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा सहमी हुई है। तभी वो उसके ऊपर से गुजरता है और जेन उसके पैर को देख लेती है, लेकिन वो चुपचाप लेटी रहती है बिना कुछ आवाज करे। अब अगले दिन उसे उसकी हाइट का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो अपने लिए एक झूला बनाती है ताकि वो उस तक पहुंच ना सके। उसने दो पेड़ों के बीच में एक बड़े से कपड़े को बांध दिया था और आज रात वो उस पर ही गुजारने वाली है। लेकिन आज वो अपनी मौत को बहुत करीब से देखने वाली है, क्योंकि जब इस रात वो आता है तो वो जेन के झूले को देख लेता है। जब उसके करीब नहीं पहुंच पाता तो उस पेड़ को ही उखाड़ना शुरू कर देता है, जिससे जेन जमीन पर गिर जाती है और वो पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागना शुरू करती है। लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ लेता है और अपने घर यानी कि पानी में ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे बार बार पटकता है, लेकिन सही मौके पर जेन उसके शरीर में अपना बनाया हुआ हथियार घुसा देती है, जिससे वो उसे छोड़कर भाग जाता है। अब इसी तरह से एक और सुबह आती है। जेन अपने पैर पर हुए जख्म को देखती है, जो बहुत तकलीफ दे रहा था। लेकिन तभी यहाँ उसे एक लाइफ बोट दिखती है जो उसकी तरफ आ रही थी। उसमें उसके दो दोस्त थे जो कि उस क्रैश प्लेन के बाद जिंदा बच गए थे। अब उन्हें देखकर जेन बहुत ज्यादा खुश होती है, उन्हें गले से लगा लेती है, क्योंकि कोई तो यहाँ पर आया उसके सहारे के लिए, वरना वो यहाँ पर अकेले ही फंसी हुई थी। और उन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। वो उन्हें कुछ खाने को देती है और फिर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि हमें उस बोट से वापस जाना चाहिए। जब तक हम इस आइलैंड पर रहेंगे हमारी जान के लिए खतरा है। लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते और कहते हैं कि हमने इस समुद्र में भटकते हुए बहुत समय निकाल दिया, तब जाकर हम इस आइलैंड पर पहुंच पाए, वो भी भूखे प्यासे। इतनी मुश्किलों के बाद हम दोबारा समुद्र में तो नहीं जाएंगे। तब जेन उन्हें वो फोटोज भी दिखाती है जिसके पीछे वो क्रिएचर था, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। दिन जेन के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उनकी बोट को लेकर यहाँ से भाग जाए। जब वो दोनों दूर एक साथ बैठे रहते हैं तो वो उनकी बोट को पानी में उतारने लगती है, लेकिन इतने में उसका दोस्त उसे देख लेता है और एलिस उस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और अब तो रात भी हो चुकी है और ऐसे खुले में बैठने का हश्र उसे पता था कि उसकी मौत है। इसलिए वो उनसे कहती है कि मेरे हाथ खोल दो और फौरन आइलैंड के और अंदर जाओ। लेकिन वो उसकी कहाँ सुनने वाले थे। पर कुछ ही देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। जब एलिस वॉक के लिए आइलैंड के किनारे पर जाती है तभी वो क्रिएचर बिना कुछ आवाज करे उसे पानी के अंदर उठा ले जाता है। उसकी चीख सुनकर क्रिश्चियन फौरन भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर उस क्रिएचर को तो आज का खाना मिल चुका था, इसलिए वो वापस नहीं आता। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्रिश्चियन डर के मारे अभी भी पेड़ पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही पानी से बाहर आता है, इसलिए तुम्हें फौरन नीचे आना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने वाले। अब उसके साथी को उसकी बात समझ में आ जाती है, इसलिए क्रिश्चियन भी मान जाता है और सभी सामानों को इकट्ठा कर लेता है, जिसमें कुछ खाने पीने का भी सामान था। जिसके बाद वो उस बोट को पानी में उतारते हैं
पर उसमें जेन को खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के थे, जिसे देखकर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ये दोनों ने किसी इंसान को तो नहीं खा लिया है खुद को जिंदा रखने के लिए। पर वो उसे इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ लूकस को फिर से वो क्रिएचर पानी के नीचे दिख जाता है जो उनकी बोट के पास ही घूम रहा था। वो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन इतने में वो क्रिएचर बोट के ऊपर आ जाता है और जेन को खींचकर पानी के नीचे ले जाता है। अब यहाँ हम उस क्रिएचर की पूरी झलक देख पाते हैं जो किसी इंसान की तरह ही था। यहाँ जेन अपने पास रखे चाकू से उस पर लगातार वार करना शुरू कर दिए, जिससे वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इतने में क्रिश्चियन भी नीचे जाता है और जेन को बचाने के लिए, और इसी का फायदा उठाकर वो उस पर हमला कर देता है और फिर उसे अपने घर यानी कि उस बड़े से होल में ले जाता है। और इसी होल को जेन ने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसी होल से वो क्रिएचर हर रात बाहर आता है और ये क्रिएचर जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकता है। अब जेन सबसे पहले तो तैरकर वापस उसी आइलैंड पर आती है जहां से उसने शुरुआत की थी। इतने दिन गुजारे थे, पर उन दोनों के जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि अब वो फिर से अकेली पड़ गई है। कम से कम उनके होने से उसे हिम्मत तो मिल रही थी, लेकिन इतनी दिनों में उसे एक बात तो समझ आ गई है, तो उसे उस क्रिएचर से लड़ना होगा, उसे मारना भी होगा, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। इसलिए वो एक ट्रैप बनाने का सोचती है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो कुछ लकड़ियों को नुकीला करती है क्योंकि इससे वो खुद को सेफ रख पाएगी। लेकिन वो लकड़ियां ज्यादा शार्प नहीं होती और इसीलिए वो उन कब्रों को खोदती है और उसके अंदर जो कंकाल मिलते हैं उनकी हड्डी को वो उसकी धार को और तेज करती है। अब यहाँ जेन को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब जेन वो पहली वाली जेन नहीं रही। उसके अंदर वो जो डर था वो पीछे छोड़ दिया उसने। अब वो कुछ सूखी लकड़ी को चारों ओर बिछा देती है क्योंकि उसके दिमाग में था कि वो उस क्रिएचर को आग में जलाकर मारेगी। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसे बस रात का इंतजार था। रात होती है और वो फिर से क्रिएचर वापस आता है, लेकिन इस बार जेन तैयार थी। वो चुपके से आग जला देती है जिससे कि चारों ओर आग लग जाती है, जिससे कि चारों ओर आग का एक घेरा बन जाता है। जिसके बाद वो एक एक कर उस पर छुप छुप कर वार करती है क्योंकि वो आग से डर रहा था। लेकिन न जाने कैसे वो उस घेरे से बाहर आ जाता और जेन पर उल्टा हमला शुरू कर देता। लेकिन दोस्तों तब तक जेन ने उस पर कई वार कर दिए थे, जिसकी वजह से वो कमजोर हो चुका था और घायल होने की वजह से वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो उसके गले को काट देती है और अपने दोस्तों का बदला लेती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि जो आग जेन ने जलाई थी उसने पूरे आइलैंड को अपनी चपेट में ले लिया, जो उसके लिए अब एक और खतरा बन गया है। लेकिन वो इससे भी निपट लेगी। जब उसने इतने बड़े क्रिएचर को मार दिया है तो ये क्या चीज है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या उस क्रिएचर के मरने के बाद उसकी फैमिली वाले भी यहाँ पर आएंगे जो उस गड्ढे में रहते थे। और अभी भी जेन इस आइलैंड से बाहर नहीं निकली है, तो क्रिश्चियन की बोट में भी छेद हो गया है, लेकिन कैसे वो सरवाइव करेगी। और इन सब सवालों का जवाब हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये कहानी का अंत हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।